हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं आप व्यू चैप्टर। आप व्यू में 3 प्रश्नावली हैं। पहला 3.1, दूसरा 3.2 और तीसरा 3.3। आज हम 3.1 का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में कौन कौन से टॉपिक होंगे? आप व्यू किसे कहते हैं, दूसरा आप व्यू की कोटि क्या होती है, तीसरा आप व्यू के अवयवों का एड्रेस पढ़ेंगे। जैसे हमारे घर या आपके घर का कोई एड्रेस होता है, उसी प्रकार आप व्यू के अवयवों का भी एक एड्रेस होता है। चौथा पढ़ेंगे आप व्यू के प्रकार, आप व्यू कितने प्रकार के होते हैं। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे आप व्यू की समानता। देखते हैं दोस्तों आप व्यू क्या होता है। किसी भी डाटा को बच्चों हम अगर किसी भी डाटा को अरेंजमेंट कर दें, किस प्रकार, आयताकार में, तो उसे हम आप व्यू कहते हैं। अगर कोई डाटा हो उसको हम आयताकार में लिख दें तो उसी को हम आप व्यू कहेंगे। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे रोहन और सोहन है। रोहन और सोहन है। रोहन के पास कलम 3 कलम हैं और किताब 4 हैं। और सोहन के पास किताब 2, कलम 2 हैं और किताब 5 हैं। तो इसको, ये जो डाटा दिया गया है, इसको हम अगर आयताकार में लिख देते हैं तो उसी को हम आप व्यू कहेंगे। जैसे हो गया 3, 2, 4, 5। जब हम किसी भी डाटा को इस प्रकार आयताकार में लिख देते हैं तो उसी को हम कहते हैं आप व्यू। अब इसका हम परिभाषा देख लेते हैं और उसका प्रॉपर परिभाषा देखेंगे और उसका प्रॉपर उदाहरण देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आप व्यू की परिभाषा क्या होती है। संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आप व्यू कहलाता है। आप व्यू कहलाता है। अगर हम किसी भी डाटा यानी कि संख्याओं या फलनों को आयताकार में अरेंज कर देते हैं तो उस अरेंजमेंट को ही हम आप व्यू कहते हैं। क्रम विन्यास का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो बच्चों उदाहरण लेते हैं। पहला, जैसे हमारे पास कोई डाटा है 2, 4, 6, 8। तो इस डाटा को हमने आयताकार में लिख दिया तो इसी को हम कहेंगे आप व्यू। दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं 3, 2, 5, 6, 7, 9। तो इसको भी हमने आयताकार में लिख दिया तो इसको भी हम आप व्यू कहते हैं। किसी भी कोई भी डाटा हो हम उसे आयताकार में अगर लिख देते हैं तो उसी को हम आप व्यू कहते हैं। तो आप व्यू की परिभाषा क्या है? संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आप व्यू कहलाता है। तो आप व्यू का नाम कुछ होता है। तो आप व्यू का नाम जनरली हम अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे हमने इसका नाम रख दिया A, इसका नाम हमने रख दिया B। अब कोई और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया C, ये हो गया 2, 6, 3, 4, 5, 7, 9, 1। तो इसको भी हम आप व्यू कहेंगे। किसी भी डाटा को अगर हम आयताकार में लिख देते हैं तो उसी को हम आप व्यू कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं
जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक ऑब्व्यू हो गया। तो कहोगे सर ये तो ऑब्व्यू हो गया, कोई ऐसा उदाहरण लेकर बताइए जो ऑब्व्यू ना हो। तो ऑब्व्यू ना हो ऐसा उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे 2, 3, 6, 7, 4। अब दोस्तों ये ऑब्व्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि कोई अवयव नहीं है, यानी कि कोई डाटा नहीं है यहाँ पर। तो इसको ऑब्व्यू हम नहीं कहेंगे। अगर हम यहाँ पर 0 ही लिख देते हैं तो ये हमारा ऑब्व्यू बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई अवयव नहीं है तो इसको हम ऑब्व्यू नहीं कहेंगे। तो ये हो गया किसे हम ऑब्व्यू नहीं कहेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। जो दोस्तों ये लाइन होती है, ये और ये, इसको हम कहते हैं पंक्ति। इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। और जो ये ऊर्ध्वाधर होता है इसको हम बोलते हैं स्तंभ। इसको बोलते हैं स्तंभ। तो इसमें कितने पंक्ति हैं, 1, 2 पंक्ति हैं। और कितने स्तंभ हैं, 1, 2 स्तंभ हैं। यानी कि यह ऑब्व्यू में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। अगर हम पूछें इस ऑब्व्यू में कितने स्तंभ और कितने रो हैं, कितने स्तंभ और कितने पंक्ति हैं, तो आप कैसे पता करेंगे? कहेंगे 1, 2। कितने पंक्ति हैं, 2। और कितने स्तंभ हैं, 1, 2, 3। इसमें कितने स्तंभ हैं, 3। यानी कि इस ऑब्व्यू में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। पंक्ति का अंग्रेजी होता है रो और स्तंभ का अंग्रेजी होता है कॉलम। तो दोस्तों हम कभी कभी रो और कॉलम कहेंगे तो समझ जाना कि हम पंक्ति और स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं कि ऑब्व्यू की कोटि क्या होती है। अगला टॉपिक है ऑब्व्यू की कोटि। तो ऑब्व्यू की कोटि क्या होती है, पहले उदाहरण लेकर समझते हैं। हमने एक ऑब्व्यू लिया 2, 1, 4, 3। तो ऑब्व्यू की कोटि कैसे बताएंगे? इसमें अगर हम पूछें कितने रो और कितने कॉलम हैं, यानी कि कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं, तो कहोगे 1, 2। कितने पंक्ति हैं, 2। 1, 2। कितने स्तंभ हैं, 2। तो इस ऑब्व्यू की कोटि क्या हो जाएगी दोस्तों, 2/2। इस ऑब्व्यू की कोटि हो जाएगी 2/2। जितने पंक्ति होंगे यहाँ पर लिखेंगे। पहले हम पंक्ति लिखते हैं और जितने स्तंभ होंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे स्तंभ। तो ये कितने बाई कितने का ऑब्व्यू है, 2/2 का ऑब्व्यू है। हम इसको गुणा नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ेंगे 2/2। क्योंकि कोई कमरा होता है तो हम उसको ऐसा नहीं कहते हैं कि ये इतने गुणे इतने का कमरा है, उसको हम कहते हैं इतने बाई इतने का कमरा है। उसी प्रकार यहाँ पर हम कहेंगे ये 2/2 का ऑब्व्यू है। अगला उदाहरण लेते हैं 2, 3, 4, 6, 7, 8, 3, 2, 1। अगर हम कहें इस ऑब्व्यू की कोटि बताओ तो आप कैसे बताएंगे? कहोगे सर इसमें कितने रो हैं, 1, 2, 3। इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, यानी कि 3 पंक्ति हैं। और स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3। इसमें कितने स्तंभ हैं, 3। तो इस ऑब्व्यू की कोटि क्या होगी, 3/3। 3/3। तो इस ऑब्व्यू की कोटि क्या होगी, 3/3। एक और उदाहरण लेते हैं
3 1 2 2 1। अगर हम कहें इस ऑब्व्यू की कोट बताओ तो कहोगे सर कि इसमें कितने रो हैं, 1 2 3। कितने रो हैं, 3 रो हैं, यानी कि 3 पंक्ति हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 2। कॉलम मतलब स्तंभ, तो कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं। और कितने पंक्ति हैं, 3। तो इस ऑब्व्यू की कोट हो जाएगी 3/2। तो इस ऑब्व्यू की कोट हो गई 3/2। अब इसका प्रॉपर परिभाषा क्या बनेगा, तो पहले दोस्तों ये देख लो, पहले हम लिखते हैं पंक्ति और फिर लिखते हैं स्तंभ। किसी भी ऑब्व्यू में जितने पंक्ति होंगे उसको हम पहले लिखेंगे और जितने भी स्तंभ होंगे उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इसकी प्रॉपर डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा। लिखेंगे m पंक्तियों, m पंक्ति और n स्तंभों वाले ऑब्व्यू की कोटि वाले ऑब्व्यू की कोटि m/n होगी, m/n होगी। m पंक्ति और n स्तंभों वाले ऑब्व्यू की कोटि m/n होगी। ये हो गया परिभाषा। दोस्तों कभी भी पेपर में परिभाषा नहीं पूछा जाता है, आपको ऐसे ऑब्व्यू दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसमें कितने कोटि हैं, तो आप ऐसे देखकर बताएंगे कि ये 2/2 का ऑब्व्यू है। आपसे कभी भी इसका परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन परिभाषा अगर याद रहेगा तभी ये सब चीज़ें समझ सकते हो। तो बच्चों अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक पढ़ना है ऑब्व्यू के अवयवों का एड्रेस। आखिरकार ऑब्व्यू के जो अवयव होते हैं उनका एड्रेस क्या होता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है उसी प्रकार ऑब्व्यू में जो अवयव होते हैं उनका भी एक एड्रेस होता है। जैसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। पहला हमने उदाहरण लिया 2 6 4 5। यह एक ऑब्व्यू है। अगर हम पूछें ये जो 6 लिखा गया है इसका एड्रेस बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसका एड्रेस बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस किस पंक्ति में है, ये हुआ पहला पंक्ति, ये हुआ दूसरा पंक्ति। और किस स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है। तो ये इस ऑब्व्यू में 6 का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, A21, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। यानी कि क्या हो गया, पहली रो, दूसरी रो और पहला कॉलम। अगर हम पूछें इस 5 का एड्रेस बताओ तो कैसे बताएंगे। कहेंगे सर ये किस रो और किस कॉलम में है। रो का मतलब होता है पंक्ति और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। तो आप कहेंगे कि ये किस रो और किस कॉलम में है। तो किस रो में है, दूसरे रो में है। और किस कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है। तो क्या हो जाएगा, A22। अगर हम पूछें ये जो 4 है इसका एड्रेस बताओ तो इसका एड्रेस कैसे बताएंगे। कहेंगे ये किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। ये किस पंक्ति में है, पहले स्तंभ पंक्ति में है। तो ये हो गया A1, क्योंकि ये पहले पंक्ति में है। और किस स्तंभ में है, 1 2, दूसरे स्तंभ में हो गए। तो ये हो गया A12। अब अगला उदाहरण लेते हैं। 2 3 4 2 1 3। अगर हम पूछें इस जो 4 है इसका एड्रेस बताओ
तो आप कैसे बताएंगे? कहेंगे सर ये किस रो में है? एक, ये सब क्या हैं? रो हैं। तो किस रो में है? 1 2 3। ये किस पंक्ति में है? तीसरे पंक्ति में है। तो ये हो जाएगा ए। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ए था तो हमने स्मॉल ए लेकर समझा, यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पर स्मॉल बी लेकर लिखेंगे एड्रेस इसका। तो ये हो गया बी। किस पंक्ति में है? 1 2 3, तीसरे पंक्ति में है तो ये 3 हो गया। और किस स्तंभ में है? 1 2। किस स्तंभ में है? पहले स्तंभ में है। तो ये हो गया B3 1। अगर हम पूछें, चलो दोस्तों ये बताओ कि B2 2, अगर हम कह दें B2 2 कौन सा अवयव होगा, तो आप कैसे पता लगाएंगे? ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि B2 2 कौन से अवयव को बता रहा है, यानी कि B2 2 किस अवयव को बता रहा है। तो ये क्या बताता है? पंक्ति। और ये क्या बताता है? स्तंभ। तो ये किस अवयव का बात कर रहा है? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सा है? 1 2, ये दूसरी स्तंभ पंक्ति है। तो ये दूसरी पंक्ति हो गया। और स्तंभ कौन सा है? दूसरा स्तंभ है। 1 2, ये दूसरा स्तंभ है, यानी कि ये इस अवयव का बात कर रहा है। तो ये अवयव हो गया। अगर पूछे B2 1 बताओ, तो B2 1 कैसे आप बताएंगे? ये क्या बता रहा है? पंक्ति। ये क्या बता रहा है? स्तंभ। यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति, तो ये हो गया दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है। और पहला स्तंभ, यानी कि ये हो गया पहला स्तंभ, यानी कि इस अवयव की बात की जा रही है। तो ये हो गया दोस्तों आव्यूह के अवयवों का एड्रेस। तो दोस्तों आव्यूह के अवयवों का एड्रेस का एक प्रॉपर उदाहरण लेकर लिखते हैं, जिससे आप दोबारा इस कॉपी को अगर कॉपी बनाते हैं तो दोबारा कॉपी को देखें तो तुरंत समझ में आ जाए। कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास एक आव्यूह है 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमें आव्यूह के अवयवों का एड्रेस पढ़ना है। तो ये अवयव किस पंक्ति में है? पहले पंक्ति में है। और किस स्तंभ में है? पहले स्तंभ में है। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 1। और ये अवयव किस में है? पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। तो क्या हो जाएगा? A1 2। ये अवयव किस पंक्ति में है? पहले पंक्ति। और किस स्तंभ में है? तीसरे स्तंभ। तो ये हो जाएगा A1 3। और ये अवयव किस पंक्ति में है? दूसरे पंक्ति में है। और किस स्तंभ में है? पहले स्तंभ में है। तो ये हो जाएगा A2 1। और ये अवयव किस पंक्ति में है? दूसरे पंक्ति में है। और किस स्तंभ में है? दूसरे स्तंभ में है। तो ये हो जाएगा A2 2। और ये 7 है, तो ये 7 किस पंक्ति में है? दूसरे पंक्ति में। और किस स्तंभ में है? तीसरे स्तंभ में है। तो ये हो जाएगा A2 3। ये हो गया प्रॉपर तरीका। अब कोई दूसरा आव्यूह ले लेते हैं। जैसे हो गया 2 3 1 2 1 2। तो इसमें अवयव का एड्रेस क्या होगा? यहाँ पर B है तो यहाँ पर हम B लिखकर बात करेंगे। तो इस अवयव का एड्रेस क्या होगा? पहला स्तंभ, पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। तो पहले पंक्ति में ये 2 किस पंक्ति में है? पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ है। तो ये हो जाएगा B1 1। और ये 2 किस पंक्ति में है? पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो ये हो जाएगा B1 2। और ये जो है 3, ये किस पंक्ति में है? पहले पंक्ति में है, दूसरे पंक्ति में है। और किस स्तंभ में है? पहले स्तंभ में है। तो ये हो जाएगा B2 1। और ये 1 किस पंक्ति में है? दूसरे पंक्ति में है। और किस स्तंभ में है? दूसरे स्तंभ में है। ये हो गया B2 2। 1 किस पंक्ति में है?
तीसरे पंक्ति में है। किस स्तंभ में है? पहले स्तंभ में है। तो ये हो गया B31। और ये 2 किस पंक्ति में है? तीसरे पंक्ति में है। और किस स्तंभ में है? दूसरे स्तंभ में है। तो ये हो गया B2 B32। ये दोस्तों हो गया आव्यूह के अवयवों का एड्रेस। अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के वैसे प्रकार बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन हमें 7 प्रकार पढ़ना है। पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह। पहला पढ़ना है पंक्ति आव्यूह। इसका दोस्तों परिभाषा नहीं लिखाएंगे। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे 2 3 1। इसमें कितने पंक्ति हैं? एक पंक्ति है। कितने स्तंभ में? 1 2 3। यानी कि जो पंक्ति आव्यूह होगा उसमें केवल एक ही पंक्ति होना चाहिए, और स्तंभ कितने हैं उससे हमें नहीं मतलब रखना है। तो ये उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण लेते हैं 2 1। ये भी एक पंक्ति आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पंक्ति है। कितने स्तंभ हैं उससे हमें नहीं मतलब रखना है। अगला उदाहरण लेते हैं 1। ये पंक्ति आव्यूह है या नहीं? ये भी पंक्ति आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पंक्ति है, और स्तंभ कितने होते हैं उससे हमें मतलब नहीं रखना है। ये पंक्ति आव्यूह है क्योंकि इसमें केवल एक पंक्ति है। अगला देखते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। और उसमें कितने पंक्ति हैं इससे हमें मतलब नहीं रखना है। हमें सिर्फ इतना मतलब रखना है कि उसमें कितने स्तंभ में केवल एक स्तंभ होगा, तभी वो स्तंभ आव्यूह होगा। जैसे 2 3। इसमें कितने स्तंभ हैं? एक स्तंभ है। और कितने पंक्ति हैं? 2। लेकिन हमें सिर्फ स्तंभ से मतलब रखना है, तो इसमें केवल एक स्तंभ है। तो ये स्तंभ आव्यूह है। अगला उदाहरण लेते हैं 3 1 2। तो ये भी एक स्तंभ आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक स्तंभ है। कितने पंक्ति हैं इससे हमें मतलब नहीं रखना है। अगला उदाहरण लेते हैं 2 और 1। ये स्तंभ आव्यूह है या नहीं? ये भी स्तंभ आव्यूह है, ये भी स्तंभ आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही स्तंभ में है, और इसमें भी केवल एक स्तंभ है। ये दोनों जो आव्यूह हैं ये पंक्ति आव्यूह भी कहलाएंगे और स्तंभ आव्यूह भी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक स्तंभ है, तब ये स्तंभ आव्यूह है। इसमें एक पंक्ति है तो ये भी पंक्ति आव्यूह है। तो इसलिए ये पंक्ति आव्यूह भी है और स्तंभ आव्यूह भी है। अगला प्रकार पढ़ना है हमें वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के। यानी कि वर्ग आव्यूह हम उसे कहेंगे जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के। यानी कि पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के।
अगर पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों की संख्या के तभी वो वर्ग आव्यूह होगा। जैसे हमने एक आव्यूह लिया जैसे 2 1 3 5, तो इसमें देखो क्या पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों की संख्या के। तो इसमें कितने पंक्ति हैं 1 2 और कितने स्तंभ हैं 1 2, यानी कि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों की संख्या के, तो ये वर्ग आव्यूह है। अगर हम इसका पूछ लें कि आव्यूह की कोट क्या होगी तो आव्यूह की कोट कैसे बताएंगे, कहेंगे सर जितने पंक्ति होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं, जितने स्तंभ होते हैं उसको हम बाद में लिख देते हैं। तो ये कितने बाई कितने का आव्यूह है 2 बाई 2 का आव्यूह है। अगला उदाहरण लेते हैं। 2 3 1 4 5 6 7 9 1, तो ये एक वर्ग आव्यूह है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, देखेंगे पंक्तियों की संख्या क्या बराबर है स्तंभों की संख्या के। इसमें कितने पंक्ति हैं 1 2 3 पंक्ति हैं और स्तंभों की संख्या कितनी है 1 2 3, यानी कि इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं। तो ये कौन सी आव्यूह होगी, वर्ग आव्यूह होगी। अगर आप इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला देखते हैं प्रकार। अगला प्रकार है दोस्तों विकर्ण आव्यूह। आखिरकार विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे, एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी के सारे जीरो हों उसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। लेकिन जो विकर्ण आव्यूह होगा वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तभी उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। देखो कौन से विकर्ण आव्यूह होंगे, जैसे हमने एक उदाहरण लिया। विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे, जो दोस्तों विकर्ण होता है आव्यूह में हम इसको ही मानते हैं, हम ये विकर्ण नहीं मानते हैं, सिर्फ इसी को हम विकर्ण मानते हैं। तो जैसे उदाहरण हमने ले लिया 2 2 5 6, अब जितने भी अवयव हैं वो शून्य होने चाहिए तभी ये विकर्ण आव्यूह होगा। यानी कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी के सारे अवयव शून्य हों उसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। अगला उदाहरण लेते हैं 2 1 0 0, अब ये भी क्या है विकर्ण आव्यूह है। क्यों, क्योंकि ये एक वर्ग आव्यूह भी है और विकर्ण आव्यूह है, यानी कि विकर्ण के अवयव को छोड़ करके जितने भी अवयव हों वो शून्य हों तभी हम उसे कहेंगे विकर्ण आव्यूह। अगला उदाहरण लेते हैं 2 3 6, क्या लेंगे 2 7 8, यहाँ पर 0 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 यहाँ पर 0, यानी कि विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे, एक ऐसा आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा जिसमें विकर्ण को छोड़ करके जितने भी अवयव हों वो शून्य हों तो उसी को हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह तभी विकर्ण आव्यूह होगा जब वह पहले एक वर्ग आव्यूह हो। देखो ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें स्तंभों की संख्या बराबर हो पंक्तियों की संख्या के। तो इसमें कितने पंक्ति हैं 1 2 3 और कितने स्तंभ हैं 1 2 3, तो कितने बाई कितने का आव्यूह हुआ 3 बाई 3 का आव्यूह, यानी कि 3 बाई 3 का ये आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह होने के लिए उस आव्यूह का पहले वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अगर ये पूछा जाए वर्ग आव्यूह है या नहीं तो आप क्या कहेंगे, ये एक वर्ग आव्यूह
है। लेकिन अगर कोई वर्ग आव्यूह है वो विकर्ण आव्यूह होगा या नहीं? नहीं हो सकता और हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि विकर्ण आव्यूह में एक कंडीशन होता है कि जो विकर्ण के अवयव हों उनको छोड़ करके बाकी के अवयव 0 होना चाहिए। अब अगला प्रकार देखते हैं दोस्तों, अदिश आव्यूह। तो दोस्तों अगला प्रकार देखते हैं अदिश आव्यूह क्या होता है। अदिश आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो तो उसे हम कहेंगे अदिश आव्यूह। जैसे 5 5 5, यहाँ पर क्या होगा? 0 0 0 0 0 0। अगर दोस्तों अदिश आव्यूह पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे एक ऐसा विकर्ण आव्यूह अगर विकर्ण के अवयव समान हैं तो उसे हम कहेंगे अदिश आव्यूह। जो अदिश आव्यूह है वो विकर्ण आव्यूह से ही बना है। तो अदिश आव्यूह क्या होगी परिभाषा? एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो तो उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 2 2 2 0 0 0 0 0। ये भी एक कैसा आव्यूह है? अदिश आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसके जो विकर्ण के अवयव हैं वो सब समान हैं। अब अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार क्या है? तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह। अगला प्रकार है तत्समक आव्यूह। आखिरकार तत्समक आव्यूह क्या होता है? तत्समक आव्यूह किसे कहेंगे? एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव एक हों तो उसे हम कहेंगे तत्समक आव्यूह। मतलब उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया, परिभाषा इसकी क्या है? एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव एक हों तो उसे हम कहेंगे तत्समक आव्यूह। जैसे 1 1 1, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। ये कैसा आव्यूह है? यह एक तत्समक आव्यूह है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 1 1 0 0। यह भी एक तत्समक आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव जो हैं वो एक हैं, इसलिए ये एक तत्समक आव्यूह है। अब अगला और आखिरी आव्यूह के प्रकार में पढ़ते हैं, शून्य आव्यूह। अगला प्रकार है दोस्तों शून्य आव्यूह। आखिरकार शून्य आव्यूह क्या होता है? शून्य आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों उसे हम कहेंगे शून्य आव्यूह। जैसे यह एक आव्यूह है और इसके अंदर जितने भी अवयव हैं वो सभी शून्य हैं तो इसे हम कहेंगे शून्य आव्यूह। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो शून्य आव्यूह किसे कहेंगे? एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर कोई भी अवयव यानी कि सभी के सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम कहेंगे शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर सभी अवयव शून्य हो उसे हम कहेंगे शून्य आव्यूह। अगर दोस्तों कहीं भी आपको ऐसा मिल जाए, अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो ये कहा जाए कि ये कौन सा आव्यूह है तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे आप ये पंक्ति आव्यूह है।
और कह सकते हैं ये स्तंभ आव्यूह भी है। और ये दोस्तों ये तत्समक भी आव्यूह है। तत्समक आव्यूह, ये भी एक तत्समक आव्यूह होता है। तो इसे भी नोट में लिख सकते हैं कि यह भी एक तत्समक आव्यूह होता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों अगला टॉपिक है आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता का मतलब है कि दो आव्यूह कब समान होंगे, यानी कि दो आव्यूह कब समान होंगे। तो दो आव्यूह कब समान होंगे, जब पहला कंडीशन है उनकी कोटि बराबर होना चाहिए, यानी कि समान कोटि होनी चाहिए, और दूसरी शर्त है उनके संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। संगत अवयव बराबर होने चाहिए। बराबर होने का मतलब है कि यानी कि समान होना चाहिए, जो संगत अवयव हों वो भी समान हो। यहाँ पर लिख सकते हो या समान हो, समान हो। तो दो अवयव कब समान होंगे, जब समान कोटि हो तब समान होंगे, और संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए या फिर समान होने चाहिए। जैसे उदाहरण लेकर देखते हैं, जैसे हमने एक अवयव लिया 2 3 4 6 और दूसरा अवयव है 2 3 4 6। तो देखो यहाँ पर जो अवयव की कोटि है, तो यहाँ पर अवयव की कोटि क्या होगी 2/2। क्यों? क्योंकि इसमें दो पंक्ति है और दो स्तंभ है, तो इस अवयव की कोटि क्या होगी 2/2। और तो ये हो गया कोटि समान होनी चाहिए, समान कोटि होनी चाहिए। तो इसका देखो जो कोटि है वो भी 2/2 है। पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ये हो गया 2/2, यानी कि इसकी कोटि तो समान है। क्या संगत अवयव भी बराबर हैं? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो ये कौन सा अवयव है? अवयव की ये समानता है, यानी कि ये दोनों अवयव समान हैं। एक याद रखने के लिए उदाहरण ले लेते हैं, जैसे A B C D, दो अवयव कब समान होंगे, जब उनकी कोटि बराबर हो। यहाँ पर हो गया 2 3 6 7। यहाँ पर जो A अवयव है उसका मान 2 होगा, यहाँ पर जो B अवयव है उसका मान 6 होगा, यहाँ पर जो C है उसका मान 3 होगा, यहाँ पर जो D है उसका मान 7 होगा, तभी ये समान अवयव कहलाएंगे। तो बच्चों आज इतना ही। हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे 3.1 में उनको हमने पढ़ लिया। तो बच्चों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।